क्या करने के लिए बोल रहा था आपको? फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, फाइंड द सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला था हमें। पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता होगा। हाउ डू वी फाइंड पोटेंशियल? तो क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लग गया। क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? आर लेस देन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। फॉर आर लेस देन ए, तो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकलता है? पोटेंशियल नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ये होता है पोटेंशियल। तो कहां आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है? एट द सेंटर ऑफ द, तो आप लिखोगे डॉट डीएल विल क्या, एंड इट विल बिकम इंफिनिटी बी योर रेफरेंस टू 0, ठीक है। कहां निकाल रहे हो? तो मतलब ये है, यू आर फाइंडिंग पोटेंशियल एट, किसके रेस्पेक्ट में? इंफिनिटी रेस्पेक्ट, वो ब्रेकिंग, ओके। अब बताइएगा, अब बताइएगा जरा। सो आई वाज सेइंग दैट, you need to find the potential at the center of the shell, at the center of the shell, okay। तो शेल का सेंटर का मतलब है r0, और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है? विद रेफरेंस टू इंफिनिटी, ओके। विद रेफरेंस टू इंफिनिटी फाइंड आउट करना है, ओके। तो हमारी लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट जिसके रेफरेंस में फाइंड आउट करना है इंफिनिटी, एंड अपर लिमिट जहां पर फाइंड आउट करना है वो 0, ओके। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, बिकॉज इंफिनिटी और 0 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी सब जगह सेम नहीं है। तो आप क्या करते हैं ऐसे केस में? आप जानते हैं कि हमें 3 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो इंफिनिटी से कहां तक? बी तक। कौन सा फील्ड है इंफिनिटी से बी तक? देख रहे हैं आप, आर ग्रेटर देन बी पर फील्ड 0 है, यानी कि बी के बाहर सब जगह फील्ड 0 है। तो कितना हो गया? 0 dr, ओके, माइनस देन बी टू ए, विच फील्ड इज देयर? बी टू ए पर कौन सा फील्ड है? बी टू ए पर ये वाला फील्ड है, ए एंड बी के बीच में ये वाला फील्ड है। तो ये कितना है? माइनस के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब ये है माइनस के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर, आर कैप। आर कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ही हट गया होगा, डी आर। एंड नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ए टू 0, व्हाट इज इट? ए टू 0 इज 0, so it is 0 dr। तो आई एम फॉलोइंग द सेम मेथड, ओके। मैं सेम मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ओके। तो कौन, ये वाला दो टर्म तो 0 हो गए। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर वुड बी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए होंगे, ओके। तो ये हो जाएगा प्लस, और जब इंटीग्रल करोगे 1/r का तो कितना आएगा? a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/r का इंटीग्रल होता है ln r, लिमिट b टू a इज इक्वल टू कितना हो गया? p बाय एप्सिलॉन नॉट ln a इज अपर लिमिट, b इज लोअर लिमिट, तो ln b a by b, ओके। बट आप देख सकते हैं ln a by b वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ln a by b वुड बी नेगेटिव। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको बेहतर ये होगा कि आप इसको ऐसे लिखें, एप्सिलॉन नॉट ln b by a। तो ये पोटेंशियल आया है आपका कहां पर? सेंटर के ऊपर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, वही मेथड फॉलो किया हम करते आए पहले से पोटेंशियल निकालने के लिए। प्लीज ई डॉट डीएल इंफिनिटी से 0 ऐसे करके किया, ओके। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। तो सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्वेश्चन नंबर 2, सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या होता है? बी डॉट एन कैप, ओके। अच्छा, सिग्मा बी आपको कितनी जगह फाइंड आउट करने हैं? बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड आउट करने हैं। एक तो आर इक्वल टू ए पर, क्योंकि ये शेल है, शेल का एक इनर सरफेस है, दिस इज अ शेल, एक ये सरफेस आर इक्वल टू ए, और एक ये सरफेस आर इक्वल टू बी, ओके। आर इक्वल टू ए एंड आर इक्वल टू बी। So we need to find potential at surface charge density at r equal to a, okay। and दूसरा कहां पर है? sigma b at r equal to b, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, okay। but n cap would be different, okay। आप r equal to a सरफेस पर खड़े हो जाइए यहाँ पर, okay। and आउटवर्ड नॉर्मल निकालना है, आउटवर्ड नॉर्मल। आप बताइए आउटवर्ड नॉर्मल मतलब शेप से बाहर जाना है, इस शेल से बाहर जाना है, तो किधर चलोगे? शेप से बाहर जाने के लिए सेंटर की तरफ ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे? टुवर्ड सेंटर या आउटवर्ड? यू नीड टू गो आउट ऑफ दिस, मतलब आपको बाहर जाना है यहाँ से, तो ऐसे चलोगे। इसका नॉर्मल इधर हो गया और इसका नॉर्मल किधर हो गया? इधर। आर इक्वल टू बी से भी बाहर जाना है, आर इक्वल टू ए से भी बाहर जाना है, तो इसका नॉर्मल किधर हो गया? इसका एन कैप हो गया प्लस आर कैप, एंड इसका एन कैप कितना हो गया? इसका एन कैप हो गया माइनस आर कैप, ओके। इसका एन कैप प्लस आर कैप एंड अंदर वाले का एन कैप माइनस आर कैप। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो आउटवर्ड मतलब बाहर
जाना है, बाहर यहाँ से जाने के लिए आपको शेप से बाहर जाने के लिए सेंटर की तरफ चलना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू ए सरफेस के लिए क्या बन गया पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कितना था, पोलराइजेशन वाज के, पोलराइजेशन कितना गया था क्वेश्चन में, के बाय आर, आर कैप, के बाय आर, आर कैप इज पोलराइजेशन, डॉट डॉट प्रोडक्ट एन कैप कितना है पहले इसका, आर माइनस आर कैप। एक बात हो, जहां जहां आर है वहां वहां हमें क्या पुट करना होगा, ए। सो व्हाट वुड बी द आंसर, के बाय ए माइनस का नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, आगे चलते हैं। हियर पोलराइजेशन वुड बी सेम, डॉट प्लस आर कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बी। तो कितना आएगा, सी बाय बी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ शेल, इसको क्या बोलेंगे हम, व्हाट विल कॉल इट, विल कॉल इट इनर सरफेस, इसको हम बोलेंगे एट इनर सरफेस, इसको बोलेंगे हम एट इनर सरफेस ऑफ शेल, और इसको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एट आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ओके, अब आ जाते हैं किस पर, वन मोर बाउंड चार्ज डेंसिटी देयर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला क्या है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। सो व्हाट इज इट, इट इज वॉल्यूम, इट इज बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, डाइवर्जेंस का फार्मूला क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, इसका फार्मूला ये होता है, आपको याद होगा, 1/FGS। 1/FGS का मतलब क्या है, 1/r² sin थीटा। ओके, वेबर बाय डेबर यू, यू का मतलब है आर। ओके, साथ में क्या आता है, GH, GH का मतलब है r² sin थीटा इनटू पोलराइजेशन का रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द पोलराइजेशन इज P by R। ये ओके, यू कैन सी दैट देयर इज नो थीटा डेरिवेटिव। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, इट वुड बिकम माइनस, नेगेटिव रहेगा बाहर, यहां से एक आर कैंसिल होगा, एक पावर, और उसका डिफरेंशियल होकर 1 हो जाएगा, क्या आ रहा है, माइनस K बाय R²। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इतना आ रहा है आंसर। अब इस आर को ना आप आर ही रहने देंगे, दिस इज अ वेरिएबल आर। ओके, ये फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया था, इट वाज फिक्स बी ए, इट वाज फिक्स, बट हियर इट इज नॉट फिक्स, तो ये आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोटेंशियल, ये आया। तो पोटेंशियल मैंने यहाँ सेंटर पर निकाला था, आप कहीं और भी निकाल सकते हैं। सपोज आपसे कहीं भी निकालने के लिए बोला गया कि इनर सरफेस पर निकालो या आउटर सरफेस पर निकालो, तो अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। ओके, इनर पर, आउटर पर, कहीं भी, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर। यस, टोटल बाउंड चार्ज यहाँ भी 0 होगा। ओके, आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको सरफेस का मल्टीप्लाई करना होगा एरिया, यहाँ भी सरफेस का एरिया मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आपको इंटीग्रेट करना होगा किसके रेस्पेक्ट से, वॉल्यूम से, डी। ओके, तो टोटल सम करोगे तो नेट बाउंड चार्ज 0 आएगा। चार्ज डेंसिटी का सम 0 नहीं आएगा, इसका सम 0 आएगा, चार्ज इसका, बाउंड चार्ज का सम 0 आएगा। पता चला चार्ज डेंसिटी को ऐड कर दिया, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं करेगा। ओके, तो आई एम मूविंग अहेड। तो अभी पोलराइजेशन के काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो पहले वही कर लेते हैं। 31 के बाद 32, 32 शायद हमने कर लिया है, एक बार बताइए कंफर्म करिए प्लीज, 32 कर लिया या नहीं। नो, सिंपल पोटेंशियल का क्वेश्चन है, और वो भी डायपोल में ही। इलेक्ट्रिक डायपोल विद मोमेंट है, एक डायपोल है जो कहाँ रखा है, ओरिजिन पर। मान लिया एक डायपोल है P, जो Z क्या डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, PZ है। तो क्या कह रहे हैं, इसका पोटेंशियल 1/r² से फॉल करेगा, इज इट करेक्ट और नॉट, यू नो दैट पोटेंशियल ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो आई थिंक इट इज करेक्ट। किसी भी पोटेंशियल, किसी भी डायपोल का पोटेंशियल 1/r² से फॉल करता है। स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट ओरिजिन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट, फर्स्ट तो करेक्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो मान लिया कोई स्फेरिकल सरफेस आपने बनाया है, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस बनाया हुआ है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, चलो ऐसे कर लो, एक पॉइंट हो गया इधर ए पॉइंट, ओके, और दूसरा पॉइंट हो गया बी। ए पॉइंट कहाँ पर है, पोल एक्सिस पर कह सकते हो आप, ये कहाँ पर है, दिस इज सम एक्सियल पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट।
और ये कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इसके लिए थीटा कितना काम करता है? 90, एंड इसके लिए थीटा कितना काम करता है? 0। तो पोटेंशियल जब आप फाइंड आउट करोगे, पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, वी डाइपोल, प्रोपोर्शनल टू cos थीटा एंड बाय r स्क्वायर। ओके, तो जब थीटा वैल्यू आप 0 लोगे तो इट विल गिव यू 1, एंड जब थीटा 90 लोगे तो 0। तो यहाँ पर इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल कितना रहता है? 0। तो ये सही स्टेटमेंट है या नहीं? दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो अलग आएगा, ठीक है, अलग अलग पॉइंट सरफेस पर। ओके, आर को फिक्स कर दिया हमने, सरफेस का मतलब क्या है? आर इज फिक्स, थीटा इज वेरिएबल, सो इट विल नॉट बी सेम। आगे चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस एनक्लोजिंग द ओरिजिन इज 0। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज। ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है। रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0 ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्रेशन जो होता है डाइपोल के लिए वो ये होता है। ओके, रेडियल कंपोनेंट, ये चलो तोड़ के लिख देता हूं। रेडियल कंपोनेंट क्या होता है बताइए? P divided by 4 pi epsilon naught r cube 2 cos theta is the radial component. Okay, and what is polar component? Polar component is P divided by 4 pi epsilon naught r cube sin theta. Okay, this is radial component, इसकी बात कर रहे हैं वो। Okay, so xy plane पर xy plane कहाँ है? Where is the xy plane? ऐसे है ना, directions are like this. Okay, x y z, क्योंकि z डायरेक्शन पॉइंट करता हुआ बताया था। तो xy plane पर थीटा वैल्यू कितना होगा? ये xy plane, this is xy plane। xy प्लेन पर पूरे पर थीटा कितना है? 90। जब आप cos थीटा रखोगे तो थीटा विल बिकम 90, ठीक है। तो xy प्लेन या ये थीटा 90 पर, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा थीटा 90 पर? इट वुड बी नॉन जीरो। ओके, तो ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0 ऑन xy प्लेन, ये बात सही है इसका मतलब, है ना। ओके, तो ये पूछ रहे हैं क्या क्या सही है, सही क्या क्या है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये गलत है। ओके, a dielectric sphere of radius r has a constant polarization this, so that field inside the sphere is this. ओके, अब एक बात नोट कर लिया आप यहाँ पर, क्या? ठीक है, एक बात नोट करनी है आप यहाँ पर, अगर आपके पास एक स्फीयर है, ओके, ठीक, आपका स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर है, ओके, और इसके अंदर पोलराइजेशन कितना दिया है? पोलराइजेशन कैपिटल पी। ओके, इसके अंदर जो इनबिल्ट पोलराइजेशन है वो ये, इसका पोलराइजेशन ये है पी कितना? पी इक्वल टू पी नॉट सेट, इसका पोलराइजेशन। ओके, सो पेज नंबर क्या है बताइए जरा, क्या क्वेश्चन का पेज नंबर? 28, पेज 28। ओके, तो पोलराइजेशन इज पॉइंटिंग अलोंग z डायरेक्शन, किसमें? स्फीयर के अंदर। तो पूछ रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a uniformly polarized sphere, जिसका पोलराइजेशन z डायरेक्शन में कितना है? E in E naught by 3 epsilon naught z cap. I'm not solving it. You need to just remember this. Okay? इलेक्ट्रिसिटी कितना है? ये. Okay? यहाँ पर आप देखें 1/3 का फैक्टर एक्स्ट्रा है. Okay? Let me write one more expression.
इलेक्ट्रिक फील्ड inside are uniformly polarized sphere with, अगर मानिए पोलराइजेशन ऐसे होता P नॉट R क्या, यहाँ क्या था, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, Z, इट इज यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड अलोंग Z का डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड अलोंग R का डायरेक्शन, तो इसका P कितना होता है, यहाँ सिंपल होता P नॉट R क्या माइनस का P नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट क्या आता है, थोड़ा सा नोटिस करिए, यहाँ कौन सा डायरेक्शन है R क्या, तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन है Z क्या, so when direction is Z cap then this 1/3 factor is coming, and when direction is R cap, okay, then only क्या आ रहा है, only answer is minus P नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, okay, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, why this 1/3 factor is coming, क्योंकि आप देखें ना, try to understand, इसके सरफेस का नॉर्मल किधर है, इसके सरफेस का नॉर्मल किधर है, क्योंकि कौन सा सरफेस है, दिस सरफेस इज स्फेरिकल सरफेस, इसका नॉर्मल किधर होता है, इसका जो नॉर्मल होता है वो ऐसे होता है, नॉर्मल इज अलोंग R का डायरेक्शन, नॉट अलोंग Z का डायरेक्शन, ओके, तो जब इसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन किधर है, मतलब इसका पोलराइजेशन का डायरेक्शन किधर है, Z कैप में, तो जब हम सिग्मा B कैलकुलेट करेंगे ना, सिग्मा B, ठीक है, तो सिग्मा B का जो वैल्यू आएगा उसके अंदर cos थीटा आएगा, मतलब अगर हम इसका सिग्मा B कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, सिग्मा B ऑन द सरफेस R इक्वल टू R, आई थिंक, तो क्या आएगा बता सकते हो आप, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी इस केस में आएगी P डॉट n कैप, ओके, n कैप इज R कैप, स्फेरिकल सरफेस है चूंकि स्फीयर है, तो ये कितना होगा P डॉट R कैप, ओके, तो इसका इसमें जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा, तो डॉट प्रोडक्ट किसका बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बनेगा ऐसे कितना P नॉट Z कैप डॉट R कैप, आप जानते हैं Z कैप डॉट R कैप क्या होता है, Z कैप डॉट R कैप, मैंने बताया कम से कम दो तो याद ही रखने हैं, Z कैप डॉट R कैप, Z कैप डॉट R कैप, ओके, तो Z कैप डॉट R कैप क्या होता है, cos थीटा, why cos थीटा, क्योंकि Z में और R में कितना एंगल होता है 3, ओके, तो इट वुड बी cos थीटा, ठीक है, तो इट वुड बी cos थीटा, कितना हो गया सिग्मा B का वैल्यू यहाँ पर हो जाता है कितना, सिग्मा B बिकम P नॉट cos थीटा, मतलब इसके सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी जमा होगी वो कितनी होगी, P नॉट cos थीटा, इट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म, ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ओके, तो वो उसमें 1/3 फैक्टर आएगा, बट अगर हम यहाँ निकालते सिग्मा B तो कितना आएगा, इस पोलराइजेशन के करस्पॉन्डिंग सिग्मा B अगर हम निकालें तो कितना आएगा, बताइए, सिग्मा B होगा कितना, P नॉट R कैप, ये तो इसका डायरेक्शन हो गया, डॉट n कैप इज आल्सो R कैप, तो इट वुड बी प्लस P नॉट ओनली, प्लस P नॉट ओनली, तो इसलिए क्या होगा, इन दिस केस इट इज P नॉट ओनली, इन दिस केस इट इज P नॉट cos थीटा, तो ये 1/3 का फैक्टर उसकी वजह से आ रहा है, ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये पोलराइजेशन अगर किसी स्फीयर के अंदर है P नॉट Z कैप डायरेक्शन में, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इतना जमा होता है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकर सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी P नॉट cos थीटा, ये निकाल लिया हमने अभी, आई थिंक इट इज करेक्ट एंड अंडरस्टैंड टू यू, ये सही है, ठीक है, आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेजिस्टेंस R ऑन द z एक्सिस वेरीज एज 1/r², वो R ग्रेटर देन कैपिटल R, ओके, अब देखिए जरा समझिए, ये एक पोलराइज्ड स्फीयर है, ओके, इट इज अ पोलराइज्ड स्फीयर, ठीक, जब आप इसको बहुत दूर से देखोगे, ठीक है, जब इसको आप बहुत दूर से देखोगे, मतलब बहुत दूर R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये आपको कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक, ठीक है, इट विल लुक लाइक व्हाट, इट विल लुक लाइक अ पॉइंट और इट विल लुक लाइक अ लाइन, इट विल लुक लाइक अ पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट की तरह दिखेगा वहां पर, ओके, तो आप क्या मान सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट बी ऑप्शन के लिए, ठीक है, एट लार्ज डिस्टेंसेस where R is very greater than R, at large distances, okay, क्या होगा, लार्ज डिस्टेंसेस पर जो स्फीयर है, ठीक है, पोलराइज्ड स्फीयर, ठीक है, would be equivalent to a dipole, वो किसकी तरह दिखेगा, equivalent to a point dipole, बेहतर ये होगा मैं इसको point dipole लिखूं, would be equivalent to a point dipole with dipole moment, कितना होगा इसका dipole moment, with dipole moment P, ये small p है, small p dipole moment रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल P पोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, आपको मैंने बताया होगा पोलराइजेशन का डेफिनेशन बताया था, पोलराइजेशन कैपिटल P क्या होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम होता है, पोलराइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट
पर यूनिट डायपोल मोमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। ओके, तो वही हम तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पोलराइजेशन कैपिटल P इनटू वॉल्यूम V। ओके, तो रख दीजिए यहाँ पर। इसका डायपोल मोमेंट कितना बनेगा, जो ये स्फीयर है वो एक डायपोल की तरह दिखेगा कितने डायपोल मोमेंट के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, डायपोल मोमेंट तो दिया हुआ है P नॉट Z कैप क्वेश्चन में। ओके, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये बन गया एक डायपोल मोमेंट। ओके, ये बड़ा है ना, इट इज कैपिटल, इट इज कैपिटल। ओके, तो ये कितना बन गया, इट हैज बिकम 4 पाई R क्यूब बाय 3 P नॉट Z कैप। मतलब इस स्फीयर का डायपोल मोमेंट कितना बन गया, हमने उसको डायपोल बना लिया, पॉइंट डायपोल, कितने डायपोल मोमेंट के साथ, कितने। क्लियर। अब आप क्या मान सकते हैं कि ये स्फीयर ना होकर लार्ज डिस्टेंस के लिए कैसे काम कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ पॉइंट डायपोल, किस डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ, अलोंग Z डायरेक्शन। क्लियर, तो ये बन गया है हमारा P Z कैप। ओके, अब ये कह रहे हैं कि Z एक्सिस के अलोंग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी करता है। मतलब इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन, आप यहां पर चले जाते हैं अगर यहां, ओके, तो r डिस्टेंस पर, r जो कि बहुत बड़ा है उसकी रेडियस से, ठीक है, Z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से वेरी करता है। ये स्टेटमेंट सही है गलत, डायपोल का इलेक्ट्रिक कैसे वेरी करता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी करेगा, यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड वेरी एज 1/r³, डायपोल की तरह काम कर रहा है वो, तो r³ से वेरी करता है ना कि r²। तो स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2r ऑन द Z एक्सिस इज दिस। ओके, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है आपको, पोटेंशियल दी, डायपोल का पोटेंशियल जो होता है वो होता है P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, पोटेंशियल कहां फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, Z एक्सिस। Z एक्सिस का मतलब कितना हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z एक्सिस, थीटा वैल्यू कितना लगेगा, 0। ओके, तो फॉर Z एक्सिस थीटा वैल्यू इज 0। ओके, तो लिख लेते हैं P का वैल्यू क्या है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू 4 पाई r, कैपिटल P का वैल्यू कितना है 4 पाई r क्यूब इनटू P नॉट डिवाइडेड बाय 3। ये स्मॉल p का वैल्यू आया, cos थीटा मतलब cos 0 आया डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r वैल्यू इज 2 कैपिटल R, इट इज स्क्वायर। ओके, तो जरा देखिए जरा कितना आ रहा है, 4 पाई कैंसिल, ऊपर बच रहा है r क्यूब P नॉट डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ बन रहा है 4, तो 12 r²। इट इज बिकमिंग P नॉट कैपिटल R डिवाइडेड बाय 12, यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिया है, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। पोटेंशियल कहां पर, ठीक है, 2r पर अलोंग Z एक्सिस इज बिकमिंग दिस P नॉट कैपिटल R ओवर 12। इसका मतलब सही है, मैंने किसका पोटेंशियल निकाला, आई हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल ऑफ डायपोल कहां पर, Z एक्सिस पे, क्योंकि थीटा 0 है। ये सही, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ डायपोल एट ओरिजिन। ये बात सही है या नहीं, यस इट इज करेक्ट। तो पोलराइज्ड स्फीयर एक डायपोल की तरह काम करेगा बाहर के पॉइंट के लिए। ओके, तो कौन कौन से, दीज और आर करेक्ट है, ए सही है, बी सही है, डी सही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो consider a spherical dielectric material of radius a centered at origin and it has a polarization जो किसके along है, x में, इस बार z में नहीं है। ओके, इस बार z में नहीं है। ओके, तो we can again take a sphere, ये कह रहा है बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0। तो ए ऑप्शन कैसे निकलेगा, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी, उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ बी। ओके, इट इज अलोंग एक्स। ओके, सो आप एक काम करिए, बेहतर होगा आप कार्टेशियन सिस्टम वाला लगा दीजिए। तो कैसे निकलता है डाइवर्जेंस, माइनस डाइवर बाय डाइवर एक्स, मैं कार्टेशियन सिस्टम का डाइवर्जेंस लगा रहा हूँ, डाइवर बाय डाइवर एक्स। ओके, क्या बनेगा, बी नॉट। ओके, क्यों, क्योंकि ये होता है डाइवर बाय डाइवर एक्स, एक्स कैप डॉट ये वाला लगेगा, डॉट प्रोडक्ट में कौन सा सर्वाइव करेगा सर, एक्स कंपोनेंट, और क्योंकि हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इट विल बी 0, इट विल बी 0। ओके, तो ये बात सही है गलत है, यस इट इज करेक्ट।
वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी इज 0. ओके, अच्छा अब मैं डायरेक्शन बना रहा हूं यहाँ पर. इट इज अ स्फीयर. ये एक्स डायरेक्शन मान लिया, ये है वाई और ये है जेड. ओके, तो पोलराइजेशन किस तरफ है इसमें? पोलराइजेशन इज अलोंग लाइक दिस, एक्स डायरेक्शन. पोलराइजेशन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन. पोलराइजेशन इस तरफ. आगे चलते हैं बी. और इन बी ऑप्शन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0 एट 0, 0, A. वेयर दिस पॉइंट इज 0, 0, A. 0, 0, A पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ 0, 0, A. ओके, इस पॉइंट की चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सिग्मा बी 0, 0, A. You need to do P dot n cap. What is the n cap of this point? N cap of this point would be plus z cap. कैसे होगा? देखो P naught x cap is polarization dot n cap. N cap is z cap. N cap is z cap. ये इसका n cap. ओके, n cap is z cap. क्लियर? इस पॉइंट का n cap z cap है कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से. ओके, वैसे तो r cap होता है, बट r cap किसके साथ मैच करेगा? यहाँ पर r cap किसके साथ मैच करेगा? z cap के साथ. तो ये बात सही है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज 0. तो ये सही है कि बात गलत है? ठीक है, ये बात सही नहीं है. क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन 0 है, नॉन 0 है. पोलराइजेशन इज नॉन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन 0 और 0. इट विल बी नॉन 0. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉन 0. तो ये बात सही है गलत? दिस इज रॉन्ग. ओके, आगे. साइन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस ओवर द सरफेस. चार्ज डेंसिटी का साइन बदलता है. एक काम करते हैं, बी ऑप्शन को पता करने के लिए वेदर इट इज रॉन्ग और करेक्ट. व्हाट वी कैन डू इज we can take two points. Okay, we can take 2 points. One is पीछे का पॉइंट है. पीछे का पॉइंट क्या है? पीछे का पॉइंट है माइनस A. ओके, एंड ये वाला पॉइंट क्या है? A00. ये पॉइंट क्या है? A00. पीछे का पॉइंट जो माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर है. ओके, माइनस एक्सिस के ऊपर उसका पॉइंट माइनस A00 है, और जो आगे का पॉइंट है वो प्लस एक्स एक्सिस के होगा. Okay, so there are 2 points I have considered on the surface. Okay, so can you find sigma b at 2 places only? एक सिग्मा b कहाँ है? A00 पर. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लोग होगा. एक पॉइंट कहाँ है? माइनस A00. ये किसके लोग होगा? माइनस एक्स एक्सिस. तो पोलराइजेशन डॉट एन कैप का मतलब यहाँ पर होगा P नॉट एक्स कैप डॉट एन कैप. क्या होगा इस पॉइंट के लिए? प्लस एक्स कैप. ये पॉइंट किसके लोग लाई करेगा? क्योंकि इसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर. ओके, तो जो ये वाला पॉइंट है A00 वो किस एक्सिस के लोग लाई करेगा? प्लस एक्स. इसका नॉर्मल कितना रहेगा? प्लस. तो इसका आंसर कितना आएगा? प्लस P नॉट. क्लियर? काफी जल्दी. P डॉट एन कैप, इसका भी सेम फार्मूला वुड बी अप्लाइड. P नॉट एक्स कैप डॉट डायरेक्शन क्या होगा? पीछे का पॉइंट है. दिस पॉइंट इज ऑन द बैक सरफेस, सो इट विल बी माइनस एक्स. माइनस एक्स. तो आंसर क्या होगा? माइनस P नॉट. तो ये जो बी ऑप्शन में कह रहे हैं ना, साइन ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस ओवर द सरफेस, दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज करेक्ट. व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज़ आप देख सकते हैं खुद कि आप अगर पीछे के पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम बैक टू फ्रंट अगर आप आते हैं, अगर आप यहां से, ओके, यहां आते हैं, ओके, आप बैक के पॉइंट से यहां की तरफ आते हैं, तो चार्ज डेंसिटी बदल जाती है? साइन आपका बदल लेती है? आंसर इज यस. पीछे के पॉइंट पर क्या है? चार्ज डेंसिटी माइनस P नॉट है पीछे के पॉइंट पर, है सामने के पॉइंट पर क्या है? प्लस P नॉट. ओके, तो ये 3 ऑप्शन सही है. क्या क्या? A, B and D. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक वुड बी नॉन जीरो. ये ऑब्वियस है. क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन क्या है? नॉन जीरो है. ओके, ये होगा. तो अगर आप ठीक है बाउंड चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करोगे, पर टोटल बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये टोटल बाउंड चार्ज फाइंड आउट करोगे तो जीरो आएगा. कैसे? हाउ इट विल बी जीरो? ठीक है, क्योंकि देखो जो पीछे का पॉइंट, जो पीछे वाला ये वाला सरफेस है, पीछे वाला पूरा, उसके ऊपर क्या होगा? पीछे वाले सरफेस के ऊपर ये वाले के इट वुड बी नेगेटिव, एंड जो फ्रंट वाला है इट वुड बी पॉजिटिव. दोनों का सम कितना होगा? इट वुड बी जीरो. तो टी करेक्ट है. आई थिंक 35 हमने कर लिया था. 35 क्वेश्चन.
ठीक है, डायरेक्ट स्फीयर और रेडियस आर कैरी पोलराइजेशन ये कर चुके हैं आप पहले भी ऐसा कुछ। तब कितना आया था आंसर आप जानते हैं ना, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी पूछा है, आंसर -3 के आया था शायद। फॉर्मूला यू नो रो बी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। ओके ये हो गया था, आगे चलिए। An atom of atomic number Z can be modeled as point positive charge surrounded by a rigidly uniformly negative charge solid sphere with its arc. Electric polarizability of the system is defined as alpha equals to P by E. जैसे मैंने बताया था ना, P induced alpha E इससे होता है लोकल पे, शायद लोकल इलेक्ट्रिक नहीं बताया आपको, बट अब फिलहाल आप यही रखिए, लोकल इलेक्ट्रिक बाद में पता लगेगा आपको। तो P induced is alpha E, ओके ये होता है। तो अल्फा कितना हो गया, P by E. It is induced dipole moment. P जो है ना वो induced dipole moment है, where P is dipole moment induced on the application of electric E, which is small compared to binding energy field inside the atom. अल्फा का वैल्यू कितना, I have told you to remember this, कितना आता है अल्फा का वैल्यू, 4 pi epsilon naught RT, where R is radius of the atom. An infinite slab of insulating material with electric constant K and permittivity K epsilon naught. Okay, एक मिनट लास्ट स्लाइड ये। Okay, permittivity K epsilon naught is placed at a uniform electric field E naught. Field is perpendicular to the surface of the material as shown in the figure. Magnitude of electric field inside the material is, बताइए क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है। बाहर फ्री स्पेस है, यहां भी फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E naught, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्टिक मटेरियल को नॉर्मली हिट कर रहा है। ओके, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने टाइम घटता है, K इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो E नॉट बाय कितना हो जाता है K, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E नॉट बाय कितने टाइम घटता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होना चाहिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपको याद रखने के लिए इसको, और हमने कंक्लूड कर लिया था कई बार इसको, तो आप सीधे याद करते कितना टाइम घट जाता है E नॉट बाय K। Now I will talk about boundary conditions. This is important. Now I will talk about boundary conditions on E, D and P. Boundary conditions on E, D and P. ओके, E, D एंड P पर क्या बाउंड्री कंडीशंस लगती है ये हम देखेंगे। पहले हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी थी, इसके लिए वी हैव स्टडीड द बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी E एंड पोटेंशियल V। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या थी वो, या चलो मैं इसको यहीं पर इंक्लूड कर लूं। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने के लिए, क्या बताया था मैंने, देखो क्या कहा था आपसे, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू, यू नो व्हाट इज दिस, डाइवर्जेंस ऑफ E क्या है, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, ये है, इसी से लिंक करके बताया था मैंने। ओके, इससे लिंक करके बताया था मैंने, ठीक है, मैंने कहा था जब डाइवर्जेंस होगा तो आप उसको नॉर्मल कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो क्या तरीका था, E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो, और मैंने कहा था रो, क्योंकि सरफेस पर ना बाउंड्री के ऊपर क्या है, रो नहीं होता है, क्या होता है, तो रो को किस तरह रिप्लेस कर देंगे सिग्मा से। तो ये याद करने का तरीका हो गया, मतलब आप क्या करेंगे डाइवर्जेंस, और राइट साइड में क्या है रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब मैं इसी से क्या करता हूं, आई वुड मेक द फार्मूला ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी। डाइवर्जेंस ऑफ डी याद है, अभी अभी ये अभी गॉस लॉ में किया उन्होंने इसके अंदर,
डाइवर्जेंस ऑफ डी किसके बराबर होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई तो पता है हमें, डाइवर्जेंस ऑफ डी क्या होता है? रो फ्री ओनली, एप्सिलॉन नॉट ही नहीं होता है, इट इज रो फ्री ओनली, रो फ्री। क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, डी परपेंडिकुलर अबव, डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये रो फ्री है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा फ्री। अच्छा एक बात हो, अब मैं इसको व्हाट आई डू इज आई सिंपली इसको रो को हम क्या लिखते हैं, इस रो को हम लिखते हैं रो फ्री प्लस रो बाउंड। ये किसका सम है? फ्री प्लस बाउंड। तो ये सिग्मा भी किसका सम होगा? अगर देखा जाए तो बाउंड और फ्री की टर्म्स में देखा जाए तो इट इज बाउंड प्लस फ्री, ये दोनों का सम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्कंटीन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस है? इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज व्हाट इज दिस इज डिस्कंटीन्यूअस, दिस इज डिस्कंटीन्यूअस, डिस्कंटीन्यूअस। ओके, व्हाट अबाउट दिस? ऑल्दो इट इज डिस्कंटीन्यूअस, ठीक है, बट अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं, इफ there is no free charge, if there is no free charge at the boundary, if there is no free charge at the boundary, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा इज जीरो, देन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इज कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाएगा वो, इट विल बिकम कॉन्टिन्यूअस। अगर क्या जीरो है, फ्री चार्ज, ये कहां हो सकता है? देखो, जरूरी नहीं एग्जामिनर आपको हर बार ये बात बताए, आपको खुद समझना होगा। जैसे ऐसे समझो कोई बाउंड्री है, देयर इज सम बाउंड्री लाइक दिस, ये क्या है, इट इज डायरेक्ट्रिक वन, ये बाउंड्री है और इसके ऊपर क्या है, डायरेक्ट्रिक वन, इसके नीचे क्या है, डायरेक्ट्रिक टू, ऊपर क्या है डायरेक्ट्रिक वन, नीचे क्या है डायरेक्ट्रिक टू, यानी कि ऐसे डायरेक्ट है, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन वन, इसकी परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन टू, और ये क्या है, ये जो लाइन आप ब्लैक देख रहे हैं इट इज बाउंड्री, ये क्या है, इट इज बाउंड्री। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इस बाउंड्री, इसके ऊपर डायरेक्ट्रिक नंबर वन, इसके नीचे डायरेक्ट्रिक नंबर टू, तो एट दिस बाउंड्री व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज, बताने की जरूरत है या नहीं, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है अपने आप में कि सिग्मा जीरो होगा। क्यों, व्हाई? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एट डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री, डायरेक्ट्रिक बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो, एट डायरेक्ट्रिक बाउंड्री सिग्मा फ्री इज जीरो ऑलवेज, सिग्मा फ्री जीरो होता है, एट डायरेक्ट्रिक बाउंड्री सिग्मा एफ इज जीरो। ओके, ये अंडरस्टूड है अपने आप में। ओके, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर बता भी सकता, नहीं भी बता सकता। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक? डायलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? डायलेक्ट्रिक का मतलब होता है नो फ्री चार्ज, तो ना तो डायलेक्ट्रिक वन का कोई फ्री चार्ज और ना डायलेक्ट्रिक टू का कोई फ्री चार्ज। ओके, हाउएवर अगर होता, अगर क्या होता, एट डायलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री, डायलेक्ट्रिक एक तरफ डायलेक्ट्रिक कंडक्टर का मतलब क्या होगा, डायलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री, डायरेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री पर क्या होगा, सिग्मा एफ जीरो होगा या नॉन जीरो, वुड बी नॉन जीरो। एक तरफ क्या है, कंडक्टर है, एक तरफ क्या है, डायरेक्ट्रिक है, तो कंडक्टर फ्री चार्ज होल्ड कर सकता है या नहीं सरफेस पर, कंडक्टर अपने सरफेस पर फ्री चार्ज होल्ड कर सकता है, यस, बट डायरेक्ट्रिक अपने सरफेस पर फ्री चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। ओके, तो कंडक्टर डायरेक्ट्रिक बाउंड्री पर फ्री चार्ज डेंसिटी क्या हो सकती है, जीरो या नॉन जीरो, इट वुड बी नॉन जीरो। तो फिर डायरेक्ट्रिक पर क्या होगी बाय डिफॉल्ट, जीरो, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, व्हाट वी आर सेइंग, ये क्या है, डिस्कंटीन्यूअस, ये क्या है, ऑलरेडी डिस्कंटीन्यूअस है बट ये कॉन्टिन्यूअस बन सकता है कब, if there is no free charge at the boundary the normal component of D is continuous। okay, hope you understand। अगर P की बात आए तो P क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ P किसके बराबर होता है, नेगेटिव रो बी होता है, डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन होता है क्या है, रो बी। ओके, इससे क्या लिखोगे आप, इसको क्या लिखोगे आप, अकॉर्डिंगली आप लिखोगे पोलराइजेशन का नॉर्मल कंपोनेंट अबव माइनस पोलराइजेशन का नॉर्मल कंपोनेंट बिलो किसके बराबर होगा, नेगेटिव सिग्मा बी के बराबर होगा। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये कंटीन्यूअस है डिस्कंटीन्यूअस है, ये डिस्कंटीन्यूअस है, कितने अमाउंट से, ठीक है, सिग्मा बी से, ठीक है, तो ये डिस्कंटीन्यूअस आएगा या नहीं, ठीक है,
अगर बाउंड चार्ज डेंसिटी होगी सरफेस पर तो डिस्कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा। ये तो मुझे लगता है ऑलवेज आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो सिग्मा बी तो नॉन जीरो आना ही आना है। ओके, तो आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट में डिस्कंटिन्यूटी बाउंड प्लस सरफेस सॉरी बाउंड प्लस फ्री दोनों की वजह से आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट में डिस्कंटिन्यूटी बाउंड प्लस फ्री दोनों की वजह से आती है। चाहे अगर बाउंड अकेला होगा तो भी आएगी, फ्री अकेला होगा तो भी आएगी, या दोनों होंगे तो भी आएगी। जबकि बी में डिस्कंटिन्यूटी तभी आएगी जब फ्री होगा, यानी कि अगर डायरेक्ट्रिक दोनों तरफ डायरेक्ट्रिक है तो फ्री जीरो होगी बाय डिफॉल्ट, तो वो कॉन्टिन्यूस बन सकता है। क्लियर? पोलराइजेशन के नॉर्मल कंपोनेंट में डिस्कंटिन्यूटी है वो बाउंड पर डिपेंड करती है, और बाउंड तो नॉन जीरो बनेगी अगर डायरेक्ट्रिक है तो ये तो डिस्कंटिन्यूस आएगा ही आएगा। तो ये सबका मतलब है ये क्या होगा, डिस्कंटिन्यूस। तो पोलराइजेशन का नॉर्मल कंपोनेंट डिस्कंटिन्यूस है। इससे हमें क्या जिस मिलता है वो ये है कि डी का नॉर्मल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ विल मूव टू द टेंजेंशियल पार्ट। व्हाट इज दैट टेंजेंशियल पार्ट? आप जानते हैं दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट किससे निकलता है, उसको मैंने लिंकअप किया होगा किससे, कर्ल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल कितना होता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल जीरो होता है। इफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो तो आप इसको कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, यू विल राइट इट डाउन एज E पैरेलल अबव माइनस E पैरेलल बिलो, बट व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जीरो है यहाँ, तो ये भी जीरो हुआ। इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटीन्यूअस और डिस्कंटीन्यूअस, इट इज कंटीन्यूअस। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटीन्यूअस, इक्वेशन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें डी में कैसे बदलना है, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू डी, ठीक है। तो डी में इसको बदलने के लिए व्हाट वी डू इज, हम जानते हैं सिंस डी किसके बराबर है, जब हम पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और डी को लिंक अप करते हैं तो ये लगता है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हियर इज डी माइनस सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आई, ओके। अब आप इस इक्वेशन में ई का वैल्यू रख दीजिए, तो यहां से ये क्या बन जाएगी, इट विल बिकम कर्ल ऑफ डी माइनस सी बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, implies that curl of D equals to curl of T. Am I right? Curl of electrostatic field is 0, but curl of displacement vector may not be 0. तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की गारंटी है, डी की गारंटी नहीं है, ओके। तो डी का कर्ल कितना होता है, डी का कर्ल उतना ही होता है जितना कर्ल पी का होता है। अगर कर्ल ऑफ पी 0 है तो कर्ल ऑफ डी 0 बनेगा, अगर कर्ल ऑफ पी 0 नहीं है तो कर्ल ऑफ डी 0 नहीं बनेगा, ओके। नाउ इससे क्या बाउंड्री कंडीशन बनेगी, इससे क्या आउटकम आएगा अगर मैं उसी कंटेक्स्ट में लेता हूं, तो इट विल गिव यू डी पैरेलल अबव माइनस डी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू पी पैरेलल अबव माइनस डी पैरेलल बिलो, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो व्हाट इट सेज, यानी कि अगर पोलराइजेशन के पैरेलल कंपोनेंट में डिस्कंटिन्यूटी होगी तो डी के पैरेलल कंपोनेंट में भी डिस्कंटिन्यूटी होगी। तो ये क्या बना, कंटीन्यूअस है डिस्कंटिन्यूअस, दोनों एक ही में आ गए एक्चुअली, ये बन गया क्या, डिस्कंटिन्यूअस, ओके। नाउ सी हमारा आउटकम क्या है, पूरा आउटकम हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन, और एक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो पोटेंशियल वी। पोटेंशियल में क्या आया था, अगर मैं उसको यहां पर भी इंक्लूड कर दूं तो क्या आया था, व्हाट वाज द आउटकम ओवर देयर, वो नहीं बदलेगा, ओके। पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशन नहीं बदलेगी, वो क्या थी, व्हाट वाज इट, पोटेंशियल V, ठीक है, इज कंटीन्यूअस, ये आया था ना आउटकम एट द बाउंड्री, एट द बाउंड्री सरफेस, एट द बाउंड्री सरफेस, मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v above माइनस v below इज 0, यानी कि क्या था, कंटीन्यूअस। अब ये सारे जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो एक ही यहीं आ गए, ओके, सारे मैंने यहीं लिख दिए। तो कैसे कैसे रिपीट करेंगे उसको, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कंटिन्यूअस, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is discontinuous by an amount sigma f, okay. If there is no free charge at the boundary, sigma f is 0, it will become continuous, okay. Normal component of polarization is discontinuous by an amount sigma b, okay. जब भी डायरेक्ट्रिक बाउंड्री होगी तो सिग्मा बी विल बी नॉन जीरो, तो वो डिस्कंटिन्यूअस ही आएगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोलराइजेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट डिस्कंटिन्यूअस, पोटेंशियल इज कंटीन्यूअस एट बाउंड्री सरफेस, ओके। जो पोटेंशियल है उसमें कंपोनेंट नहीं होते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, क्यों, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी, ओके। इतना आप करेंगे, ये बाउंड्री कंडीशन है।
अब इन बाउंड्री कंडीशन से हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 और पेज 30, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। वीडियो किसका चल रहा है भाई? अपना वीडियो ऑफ कर लो जिसका वीडियो चल रहा है। So this is the question on page 30. अब ध्यान से पढ़िए। सपोज YZ प्लेन फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो लीनियर डाइलेक्ट्रिक का ही आएगा। लीनियर डाइलेक्ट्रिक मैंने बता दिया था, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट पावर यानी कि लीनियर पावर पर डिपेंड करता हो वो लीनियर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ओके, तो इस बाउंड्री को बनाइए जरा। तो बाउंड्री वैसे तो मैं यूजुअली एक लाइन से ही दिखाता हूँ, ओके, बट इसको आप 2D भी दिखा सकते हैं। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री प्लेन है या बाउंड्री लाइन है? ये बाउंड्री इज प्लेन। ओके, तो बाउंड्री कौन सा है? बाउंड्री प्लेन इज YZ प्लेन। ओके, तो मैं क्या करता हूं, ये इस पर नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया, ये भी टेंजेंशियल हो गया। तो लेट्स से दिस इज Y, दिस इज Z एंड दिस इज X। ओके, तो ये कौन सा प्लेन है? बाउंड्री प्लेन। ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हो ये इट इज द बाउंड्री प्लेन। ओके, तो ये इसका नॉर्मल कौन हुआ? हु इज द नॉर्मल? लेट्स से x इक्वल टू 0 प्लेन है, तो नॉर्मल कौन हुआ? x। YZ प्लेन पर नॉर्मल कौन हुआ? x। ओके, अब यहां क्या बैठा है? मानिए इसको 1 कह रहे हैं, यहां 1 और ये 2, तो 1 का ये कितना है? एप्सिलॉन 1। ये क्या देखा? डाइलेक्ट्रिक, देखो जरा ध्यान से पढ़ो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और सिंबल किसका देखा है? परमिटिविटी का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट लेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होता है। ओके, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका? मैं इसको एप्सिलॉन R1 लिख रहा हूं, 3, और एप्सिलॉन R2 कितना है यहां इस वाले जोन में? 4। तो बाउंड्री किस किसके बीच में है? ऊपर भी डाइलेक्ट्रिक है, नीचे भी डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका सिग्मा कितना होगा? एट बाउंड्री बाय डिफॉल्ट सिग्मा कितना होगा? कुछ नहीं कह रहा है एग्जामिनर, फिर भी हमें क्या मानकर चल रहा है? 0। तो बाउंड्री सरफेस पर सिग्मा F0 होगा। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है ये दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पूछ रहा है, यानी कि ऊपर के सरफेस पर दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पूछ रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप क्या नॉर्मल और टेंजेंशियल छाट सकते हैं? E1, ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर को आप छाट सकते हैं क्या? या एक काम करो, E1, ओके, Z कंपोनेंट नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, टेंजेंशियल की तरह एक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कौन है? X। नॉर्मल कंपोनेंट कौन है? X। कितना वैल्यू है इसका? 4। इसके लिए फॉर्म आगे आइए। E1 Y कैसे काम करेगा? टेंजेंशियल या नॉर्मल? टेंजेंशियल कितना है? 3। ओके, आगे चलिए। E1 Z कैसे काम करेगा? टेंजेंशियल कितना? 5। ये समझ में आई बात नहीं हमें? ओके, तो इट हैज 3 कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक हैज 3 कंपोनेंट्स। वन इज नॉर्मल। नॉर्मल कौन है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। YZ प्लेन है, तो नॉर्मल कौन हुआ? X। अब आ जाइए बाउंड्री कंडीशन पर। भाई ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, नीचे पूछ रहा है, तो बाउंड्री कंडीशन लगेगी क्या क्या? सबसे पहले आपको किसके टर्म्स में थिंक करना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस कौन कौन है? ठीक है, तो D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर, पर्टिकुलर कितना होगा? D1 परपेंडिकुलर माइनस D2 परपेंडिकुलर, ठीक है, इट वुड बी 0। आगे चलो, ये कॉन्टिन्यूअस है, क्यों? व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि सिग्मा फ्री कितना है? 0। ओके, दूसरा क्या है? E1 पैरेलल E2 पैरेलल इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो आपको दो की इन दोनों की टर्म्स में थिंक करना होगा। यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दीस टू, जो भी कॉन्टिन्यूअस है, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अच्छा, ये जो है
यहां से अब चूंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी या ई, ई, तो मैं इसको कैसे ई में बदलूंगा, हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस फॉर्म ऑफ डी इनटू ई, बताइए। आपने शायद पढ़ा होगा डी किसके बराबर होता है, डी होता है एप्सिलॉन ई के बराबर। एप्सिलॉन कौन है, परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज परमिटिविटी है, ओके। तो व्हाट आई वुड राइट, क्या लिखूंगा मैं डी को, एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर माइनस एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। ये वाला बाउंड्री कंडीशन है डी का, ये ई का नहीं है, डी का है, ओके। इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर, ये हो गया। एप्सिलॉन 1 क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 डायरेक्टली कांस्टेंट। परमिटिविटी को कैसे बदल सकते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डायरेक्टली कांस्टेंट इज इक्वल टू E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ मीडियम 2 E2 परपेंडिकुलर। और आगे चलिए, एप्सिलॉन नॉट वुड बी कैंसिल। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना E2 का कौन सा कंपोनेंट, E2 का नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब E2 का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट मतलब नॉर्मल, कितना हो जाएगा बोलिए, ये होगा E1 यानी कि ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2, 4 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा। चेक इट प्लीज, इक्वेशन नंबर, चाहे तो आप इसको इक्वेशन, ये समझ में आया सबको या नहीं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3। तो मीडियम 2 में जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा यानी कि x कंपोनेंट आएगा 3 आएगा। सॉल्व करने के बाद आगे चलिए, ये इक्वेशन क्या कहता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 वुड बी सेम। यहां से जो आ रहा है ये क्या कहता है, मीडियम 2 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो सेम होगा मीडियम 1 के टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ, सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि E2y टेंजेंशियल किसके बराबर होगा, E1y टेंजेंशियल के, ओके। साथ ही साथ तो इसको लिख देता हूं मैं, कितना है, व्हाट इज इट, इट इज 3, तो ये 3 आ गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4। सिमिलरली इसका जो z कंपोनेंट होगा वो भी टेंजेंशियल है, वो किसके बराबर होगा, और कितना है 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास 3 कंपोनेंट है, तो E2 नेट कितना हो गया, E2 वेक्टर फॉर्म में कितना हो गया टोटल, E2 इन द वेक्टर फॉर्म हो गया, x कंपोनेंट कितना है 3, तो मैं इसको लिखूंगा 3 x कैप, आगे चलो प्लस 3 y कंपोनेंट y कैप 5 z कंपोनेंट। इक्वेशन नंबर 6, तो ये आंसर है हमारा। चेक इट कौन सा सही है, कौन सा सही है, 3x कैप 3y कैप 5z कैप, ये आंसर सही है। तो मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक कितना था, 4x कैप 3y कैप 5z कैप, तो मीडियम 2 में आने पर फील्ड कितना हो जाएगा मॉडिफाई होकर, 3x कैप 3y कैप 3z कैप, ऐसे हो जाएगा मॉडिफाई होकर। तो चेंज हो गया, चेंज हो गया, ओके। कौन से कंपोनेंट में चेंज दिख रहा है आपको, ठीक है, कौन से कंपोनेंट में चेंज दिख रहा है आपको, हमें दिख रहा है x कंपोनेंट में चेंज। क्यों दिख रहा है x में चेंज, क्योंकि x क्या है, व्हाट इज x, ठीक है, x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट नॉर्मल है। तो आप देखते हैं कि नॉर्मल में जो d है ना वो सेम है, और टेंजेंशियल में कौन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो टेंजेंशियल y एंड z वो सेम आ रहा है, क्योंकि ये होता है ना बाउंड्री कंडीशन ये, और ये d पर लगता है। तो d को मैंने किसमें बदला है, ने किसी हेल्प से, परमिटिविटी की हेल्प से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 परमिटिविटी ऑफ मीडियम 2 ऐसे करके, और फिर परमिटिविटी को किसी फॉर्म में लिखा है, डायरेक्टली कांस्टेंट की टर्म्स में। तो यहाँ पर E2 परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, E2 परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो E1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एप्सिलॉन R2, ये डिवाइड में आएगा, डिवीजन में आएगा ये, और ये किसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन R1, 1 कौन है, एप्सिलॉन R1 ये रहा 3 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो आप क्या कर रहे हैं, 4 को क्या कर रहे हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर 3 आएगा नॉर्मल कंपोनेंट का, ये वाला आंसर 3 आएगा, ओके। ये हो गया, ओके। अब इसी क्वेश्चन पर भी, ओके, इसी क्वेश्चन पर भी हम अदर चीजें भी कैलकुलेट करेंगे, ओके, अदर फैक्टर्स वी आल्सो कैलकुलेट, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मैं इसी में फर्दर कुछ चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीडियम 1 में डी कितना होगा, टोटल डी, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 E1 होगा, ओके।
व्हाट इज डायरेक्टली कांस्टेंट? 3। कितना हो जाएगा डी? इस मीडियम का डी, इस मीडियम का डी हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट 4 एक्स कैप प्लस 3 वाई कैप प्लस 5 जेड कैप। तो मीडियम 1 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? इतना। ये क्वेश्चन में नहीं कहा था निकालने के लिए, मैं अलग से कैलकुलेट करता हूं। क्लियर? इस मीडियम में पोलराइजेशन कितना होगा? पोलराइजेशन का फॉर्मूला याद है आपको? पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या था? पोलराइजेशन का फॉर्मूला दो बताए थे मैंने। या तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका अपना सकते हो, E = एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। तो P निकालने के लिए आप D माइनस एप्सिलॉन नॉट E कर दो। या एक और तरीका है क्या, ये बताया होगा शायद। पोलराइजेशन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट साई E1, क्योंकि 1 है, इनटू E1। लीनियर डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला लगता है, लीनियर डायरेक्ट्रिक्स में ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो आप साई E कैसे निकलता है अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 इनटू E1, ये कर लीजिए आप। ससेप्टिबिलिटी जो होता है, ससेप्टिबिलिटी उसका और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट -1 कर दो, ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3 -1 2। तो कितना फैक्टर आएगा? 3 का फैक्टर ना आकर 2 का फैक्टर आएगा। ओके, पोलराइजेशन कितना आएगा? ये। ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। तो हमने मीडियम 1 का पोलराइजेशन भी निकाल लिया। क्या दिया होगा था हमें? इलेक्ट्रिसिटी। और क्या दिया होगा था हमें? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसकी हेल्प से हमने पोलराइजेशन भी निकाल लिया। आगे चलो, अब आ जाइए किस पर? D2 कितना आएगा? ऑब्वियसली बात है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी हमने निकाला अभी। कहाँ गया? ये रहा। ओके, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है मीडियम का? 4। तो कितना आएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट 3 एक्स कैप प्लस 3 वाई कैप। इक्वेशन नंबर 9 फिर से रखा गया। पोलराइजेशन P2 would be एप्सिलॉन नॉट, ये होगा एप्सिलॉन R2 यानी कि 4 - 1 would be 3 एप्सिलॉन नॉट E2 कौन है? इक्वेशन नंबर 10। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया E1 E2 D1 D2 E1 P2। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। ओके, नाउ अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड इन द डायरेक्ट्रिक मीडियम। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? ओके ओके, तो एनर्जी स्टोरेज कैसे निकालते हैं हम? आपको पहले पता होगा, वी फाइंड द एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर आपने देखा होगा एप्सिलॉन नॉट बाय 2 वॉल्यूम इंटीग्रल E स्क्वायर डी टाउ का फॉर्मूला बताया होगा मैंने वहां। उसी को हम जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, उसी को ध्यान दीजिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन डायरेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये होगा वॉल्यूम इंटीग्रल डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी टाउ। ये फॉर्मूला है किसका? एनर्जी स्टोर्ड इन डायरेक्ट्रिक मीडियम का। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला। अगर मैं इसको लिखता हूं फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, डी क्या किसके बराबर होता है? फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस डी इज एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस होगा तो क्या रिलेशन होगा उनके बीच? एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट। ओके, तब ये क्या फॉर्म ले लेगा? इट विल बिकम, देखिए डी को एप्सिलॉन नॉट ही रखिए आप, तो एप्सिलॉन नॉट को ले लीजिए बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 वॉल्यूम इंटीग्रल, यहां पे बनेगा ई डॉट ई मतलब ई स्क्वायर डी टाउ। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने कहीं? ओके, ये आपने पढ़ा होगा पहले जब मैंने एनर्जी कैलकुलेशन करवाई थी, कंडक्टिंग स्फीयर की या स्फेरिकल शेल की या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की, वहां ये फॉर्मूला था। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट्रिक यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये एनर्जी होगी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी इसको लिखते हैं स्मॉल यू से, तो क्या होगा स्मॉल यू? यहां पर एनर्जी डेंसिटी मींस स्मॉल यू। और एनर्जी डेंसिटी डेंसिटी है ना, कैसे डिफाइन होती है? एनर्जी
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा? 1/2, सिंपल लिख लो, d डॉट E बाय Q। ओके, तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? यहाँ होगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय 2। एनर्जी डेंसिटी में क्या करना है? सिर्फ ये तो वॉल्यूम वाला इंटीग्रल है ना, ये तो हटा देना, तो एनर्जी डेंसिटी दे देगा आपको। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक वुड बी d डॉट E बाय 2 एंड इन द फ्री स्पेस वुड बी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय 2। ये होगा क्लियर। अब आपको बताना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन मीडियम इन डायरेक्ट्रिक 1। ये जो डायरेक्ट्रिक 1 है ना आपका, ये और ये, ठीक है। तो आपको बताना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन डायलेक्ट्रिक 1, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन डायलेक्ट्रिक 1 वुड बी U1। कितना होगा? सिंपल है, कितना होगा? 1/2 टाइम्स d1 डॉट E1, d1 डॉट E1, d1 ये रहा और E1 कितना है? पहले दिया हुआ है, कितना होगा? ये हो जाएगा डॉट डॉट लो जरा, 4 × 4 16, 16 + 9 + 25, 16 + 9 25 एंड 25 50, 50 तो 1 हो गया। ओके, 50 डिवाइड बाय 2 25 एंड इनटू 3। ये देखना इधर आ रहा है क्या? चेक चेक प्लीज। 75 एप्सिलॉन नॉट, 75 एप्सिलॉन नॉट एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज चेक इट। नेक्स्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन डायरेक्ट्रिक 2। इसको बताओ जरा जी। U2 कितना होगा? ये हो जाएगा 9 + 9 18 + 25। कितना हो गया? 18 + 25 43। ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो यहाँ 43 इंटू 2 86 हो गया। ऐसे तो प्लीज U2 कितना हो गया? सफा मैं लिख देता हूँ, d2 डॉट E2 बाय 2। इट इज कमिंग आउट टू बी 86 चलो नो इक्वेशन नंबर 12। ओके, ठीक। अच्छा, इससे मैं कुछ चीजें कंक्लूड करना चाहता हूँ। आई वांट टू कंक्लूड फ्यू थिंग्स हियर। देखो, मीडियम 2 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है किसके मुकाबले? मीडियम 1। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब परमिटिविटी ज्यादा है। इसी मीडियम का मैं इसको सब बातों को आगे कंक्लूड करता हूं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर? अगर किसी मीडियम एप्सिलॉन r2 ज्यादा है किसके मुकाबले? एप्सिलॉन r1 के। ओके, इंप्लाइज दैट मीडियम 2 की जो परमिटिविटी होगी वो मीडियम 1 से ज्यादा होगी। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है परमिटिविटी ज्यादा है। या आप क्या कह सकते हैं, मीडियम 2 की जो ससेप्टिबिलिटी है, मीडियम 2 की जो ससेप्टिबिलिटी है वो मीडियम 1 की ससेप्टिबिलिटी से ज्यादा है। परमिटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इससे हमें क्या मिलता है? सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिसिटी किसका ज्यादा है? इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिसिटी कितना आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? E1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16 + 9 25 + 25 √50। ओके, यहां से देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड इज √, ये बन रहा कितना? 18 प्लस बन रहा 43। ओके, 43 √43। राइट, ये सही है ना? 25 प्लस वेट ओके, 9 + 9 18 25 18 कितना होता है? ठीक है, आई थिंक
तो E2 इज √43 एंड E1 इज √50। तो क्या कंक्लूड हुआ? पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है परमिट डायरेक्टली कांस्टेंट 2 का ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपेक्ट कितना ज्यादा है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेक्ट ज्यादा है 1 का। इसका मतलब क्या है? जिस मीडियम में डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा होगा उस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कम होगा या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लेस। आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा ज्यादा है? आप करके देख लो, मैं आपको बता देता हूं। D1 वुड बी स्मॉलर देन D2। D1 कम होगा, D2 ज्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली कांस्टेंट जिस मीडियम का ज्यादा होगा उस मीडियम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्यादा होगा। नंबर 3 पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी उस मीडियम में ज्यादा होता है जिस मीडियम में डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा होगा। ओके। नंबर 4 एनर्जी कौन सा मीडियम ज्यादा स्टोर करेगा? अगर आप चेक करो तो U1 का वैल्यू जो होगा वो U2 से कम होगा, यानी कि जिस मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा होगा वो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि दोनों का वॉल्यूम अगर सेम ले तो कौन ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा? जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यू कैन वेरीफाई दैट। ओके, तो मोर डायरेक्टली कांस्टेंट, more permittivity, more susceptibility leads to low electric field, higher displacement vector, higher polarization, higher energy stored. Okay, ये कंक्लूजन है इसके बाद। एग्जामिनर और क्या कह सकता था आपसे? और क्या निकलवा सकता था आपसे क्वेश्चन? वो कह सकता था कि ये आप यहां पर, अब देखिए जहां बाउंड्री होगी, ठीक है, जहां बाउंड्री होगी वहां पर क्या होगा? जहां दो डायरेक्ट्रिक मिल रहे होंगे आकर, ऐसे होगा। देखो मान लिया ये डायरेक्ट्रिक 1 है, ब्लैक बाउंड्री वाला, ठीक है, और रेड जो है वो क्या है? ये नीचे वाला डायरेक्ट्रिक है। तो ये वाला जो है यहाँ पर ये कॉमन हो गया ये। ओके, दिस इज x इक्वल टू 0, लेट्स से जो हम बात कर रहे थे अभी इसी क्वेश्चन क्वेश्चन में, x इक्वल टू 0 प्लेन। तो इस प्लेन के ऊपर क्या हो रहा होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नीचे वाला डायरेक्ट्रिक, ऊपर वाले डायरेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कौन होगा? E1 होगा, और नीचे वाले डायरेक्ट्रिक में पोलराइजेशन कौन होगा? P2 होगा। ऊपर वाले में पोलराइजेशन P1 होगा, नीचे वाले में पोलराइजेशन P2 होगा। ओके, यहां पर जब बाउंड चार्ज डेंसिटी जमा होगी तो इसकी वजह से कौन सी जमा होगी? यहाँ ब्लैक वाले पोर्शन पर, ब्लैक वाले पोर्शन पर कौन सी चार्ज डेंसिटी जमा होगी? सिग्मा B1 जमा होगी। अच्छा, रेड वाली बाउंड्री पर कौन सी चार्ज डेंसिटी जमा होगी? सिग्मा B2 जमा होगी। ओके, तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? पोलराइजेशन 1 की वजह से बाउंड चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अपर डायरेक्ट्रिक वुड बी सिग्मा B1 एंड द लोअर डायरेक्ट्रिक वुड बी सिग्मा B2। तो अगर आपसे पूछे नेट बाउंड चार्ज डेंसिटी, नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट x equals to 0 प्लेन इज, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये किसके बराबर होगी? सिग्मा बी नेट जो होगा x equals to 0 पर, वो किसके साथ सम होगा? इट वुड बी सम ऑफ सिग्मा B1 अपर वाले की वजह से प्लस सिग्मा B2 किसकी वजह से? लोअर वाले की। क्लियर है? क्या आप इसको कर सकते हैं? इस सेम क्वेश्चन में आपको ये करना है। तो पोलराइजेशन हमने निकाल रखा है, ये P1, ओके, वैसे P2 भी हमने निकाल रखा होगा। तो जो डायग्राम है हमारा यहाँ पर, ये वाला डायग्राम, इसमें आप दिखा रहे हैं x को अब ऊपर की तरफ, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हमने नॉर्मल को, मतलब इसको कौन सी डायरेक्शन दिखाया हुआ है? मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। We have shown this as x, ओके, x तरफ दिखाया हुआ है। तो सिग्मा B1 मुझे निकालना है, सिग्मा B1 I नीड टू कैलकुलेट B1 x0 पर। तो ये जो ब्लैक वाला है उसको मैं अलग कर देता हूँ, जो ब्लैक वाला है 1 उसको मैंने अलग कर दिया पोलराइजेशन 1 के लिए, पोलराइजेशन 1। क्लियर? अच्छा, अब आपको यहां निकालनी है, यहां लोअर सरफेस पर जाना। ओके, यहां आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा B1। ओके, तो सिग्मा B1 के लिए नॉर्मल क्या हो?
इस पॉइंट के लिए नॉर्मल क्या होगा, यहाँ के लिए नॉर्मल बताओ जरा क्या होगा। इट वुड बी अपवर्ड और इट वुड बी डाउनवर्ड। प्लस एक्स या माइनस एक्स, भाई प्लस एक्स और माइनस एक्स में बहुत फर्क है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स में बहुत फर्क है। तो इसका जो नॉर्मल होगा नीचे की तरफ होगा, इट मींस इट्स नॉर्मल वुड बी डाउनवर्ड। ओके, इट्स नॉर्मल वुड बी डाउनवर्ड। क्लियर? तो क्या लगाएंगे हम, P1 डॉट एन कैप। ओके, तो क्या होगा, P1 डॉट माइनस एक्स, P1 डॉट माइनस एक्स। P1 कितना है, ले आओ P1, 2 एप्सिलॉन नॉट 4 एक्स कैप 3 वाई कैप, 2 एप्सिलॉन नॉट 4 एक्स कैप 3 वाई कैप 5 जेड कैप पाइलेशन डॉट माइनस एक्स। कितना हो गया माइनस एक्स करने पर, माइनस 8 एप्सिलॉन। ठीक है या नहीं? तो बाउंड चार्ज डेंसिटी बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब इस पर आ जाता P2 पर, P2 पर आ जाएंगे। इट इज P2 वेयर यू आर फाइंडिंग दिस ऑन द अपर सरफेस और द लोअर सरफेस, ऑन द अपर सरफेस। ये जो मीट कर रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं सरफेस में, तो इस पर नॉर्मल कितना लगेगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स अलग अलग कर दिया उनको, इट वुड बी प्लस एक्स। नाउ फाइंड आउट दिस, तो ये हो जाएगा सिग्मा B2 x0, इट वुड बी P2 डॉट एन कैप। P2 डॉट एन कैप का मतलब होगा P2 डॉट प्लस एक्स। तो बताइए जरा कितना आ रहा है P2, गो बैक एंड सी व्हाट इज P2। P2 इज 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इट वुड बी प्लस 9 एप्सिलॉन नॉट प्लस का। ओके, तो बताइए व्हाट इज द नेट बाउंड चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट। बाउंड चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट इज, नेट कितना बना, नेट बना दोनों का सब कितना, नेट बन रहा है ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, सोल्व करने के बाद मतलब कैसे, सिग्मा B1 इज माइनस 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस 9 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर इज ओनली एप्सिलॉन नॉट और वही प्लस का। ओके, तो बताइए किसने ज्यादा बाउंड चार्ज डेंसिटी जमा की वहां, किसने डोमिनेट किया, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा था उसने डोमिनेट किया या जिसका पोलराइजेशन कम था उसने डोमिनेट किया। P2 इज मोर देन P1 एंड आप देख रहे हैं सिग्मा B2 इज मोर देन दिस। ये नहीं पता लगा 9 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, यहां से देखो P2 कितना है, 3 एप्सिलॉन नॉट 3 एक्स कैप, तो डॉट लोगे तो कितना आएगा, 3 to 3 विल बिकम 9। ओके, तो आप देख सकते हैं किसका डोमिनेंट आ रहा है, सिग्मा B इज डोमिनेंट ड्यू टू सिग्मा B2 क्योंकि इसका पोलराइजेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा B2 ज्यादा होगा किसके मुकाबले, सिग्मा B1 के मुकाबले। ओके, तो इस तरह हमने बाउंड चार्ज डेंसिटी भी निकाल ली दिक्कत। तो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने हर चीज निकलवा दी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन, बाउंड चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ओके, सो टाइम इज ओवर नाउ फॉर दिस फर्स्ट क्लास। ओके, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा जल्दी पूछना क्योंकि टाइम कम है अगली बार। फर्स्ट फोर्थ स्लाइड लो, फर्स्ट एक्सक्यूज मी सर, 2 हाँ बताइए सर यहाँ पे जो हमने स्फीयर वाला क्वेश्चन किया था ना, जहाँ पर हमने उसको एज अ डाइपोल कंसीडर किया था,
सर जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर भी हमने 2 किए थे। तो सर वहाँ पर तो हमने उसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने डाइपोल कंसीडर किया है। ओके, एक बार बताइए कहाँ गया? व्हाट इज गिवन इन द डायरेक्ट्रिक्स? ये था ना क्वेश्चन सर पूरा। डाइपोल, यस सर, लैंग्वेज पढ़िए। कंसीडर स्फेरिकल डायरेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ वेरिएटी सेंटर्ड एट ओरिजिन, इट हैज द पोलराइजेशन दिस। क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है? पोलराइजेशन सर, पोलराइजेशन। अगर यहाँ पर यस कहता सर, इट हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस, अगर एग्जाम में कहता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है उसका, ओके, ओके ओके सर, रो गिवन है, ओके, एंड उस रो को कैलकुलेट करने से, उस रो को कैलकुलेट करने से, ओके, मोनोपोल मोमेंट नॉन जीरो आ रहा है, टोटल चार्ज नॉन जीरो आ रहा है, तो हम उसको क्या ओके मानकर चलेंगे? पॉइंट पॉइंट चार्ज चार्ज, या डायपोल? पॉइंट सर पॉइंट चार्ज। चार्ज, यस सर, अब यहाँ क्या दिया हुआ? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो किसके साथ लिंक अप होता है? पॉइंट चार्ज के साथ लिंक अप होता है या डायपोल के साथ लिंक अप होता है? बोलिए। डाइपोल के साथ सर, डायपोल, तो उसको डायपोल ही मानेंगे, ओके। ओके सर, ओके। और सर ये यहाँ पे रो भी जीरो कैसे आ गया? मतलब एक्स कैप में तो है ना हमारा पोलराइजेशन। बट उसका डेरिवेटिव से आता है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो पोलराइजेशन के डेरिवेटिव से आता है ना, देखो डेरिवेटिव ही है ना डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का डेरिवेटिव करके देखो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, जीरो आएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और बताइए सर ये जो लास्ट वाला कराए हैं उसका जो है मतलब जो इक्वेशन 7 8 9 जहाँ पे वो वाला थोड़ा स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ इसके हाँ ये वाला। ओके सर नेक्स्ट वाला भी दिखा दीजिए। ओके सर थैंक यू। सर क्वेश्चन 34 का स्लाइड दिखा दीजिए सर, इसके आगे वाला पेज। सर एक जगह पे हमने कैलकुलेट किया था बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी P नॉट cos थीटा इस के केस में। तो सर वहां पे अगर उसको जनरलाइज करें मतलब और सॉल्व करें तो थीटा का वेरिएशन सर क्या लेंगे अगर करना हो तो, या ऐसा मतलब थीटा का वेरिएशन स्फीयर में क्या होता है आप मुझे बताइए? वही होगा पूरा थीटा का वेरिएशन 0 to पाई, 0 to पाई, यस, बस उतना ही होगा। तो सर अगर वो इसमें पुट करके कर देते हैं तो सर ये तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अगर मतलब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं cos थीटा को 0 to पाई से, तो ये 0 नहीं हो जाएगा सर? तो टोटल बाउंड चार्ज तो 0 होना ही है। नहीं, बाउंड चार्ज कितना होगा टोटल, है ना? वो तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, सोचिए ना, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? ये बाउंड सरफेस चार्ज है, इसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको? टोटल बाउंड चार्ज सर, ठीक है। टोटल बाउंड चार्ज कितना होता है? इट इज ऑलवेज 0। ओके क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आप रो भी निकालोगे ना, जब रो भी निकालोगे, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ पी करके, तो कितना आएगा बताओ? यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है ना, 0 हो जाएगा सर। 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो सारा का सारा चार्ज है बाउंड
क्योंकि हमें पता है टोटल बाउंड चार्ज इज ऑलवेज 0. जीरो. ओके, थैंक यू. और बताइए. और बताइए. सर 40 नंबर के पहले वाली साइड का एक्सप्लेन करिए. 40, ये 40 है, इससे पहले वाली साइड. ये वाली पूछ रहे हैं? नहीं सर, इसके पहले वाली. हाँ, ये सर ये डाइइलेक्ट्रिक बाउंड्री का कैसे आया? हाँ, थोड़ा सा देखो डाइलेक्ट्रिक पे क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर ना. तो क्या उसके अंदर कोई फ्री चार्जेस होंगे या नहीं? उसके अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं. तो डाइलेक्ट्रिक 1 में भी कोई नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक 2 में भी कोई नहीं होगा. तो टोटल फ्री चार्ज कितना होगा बाउंड्री के ऊपर? सिग्मा 0 होगा या नहीं? बोलिए. जी 0 होगा. अच्छा, अगर एक तरफ कंडक्टर है और एक तरफ डाइलेक्ट्रिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो बाउंड्री का नाम होगा डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री. यस. तो कंडक्टर कैन होल्ड फ्री चार्ज सिग्मा. जी. तो वहां सिग्मा क्या हो सकता है? नॉन जीरो. जी. ओके सर. और बताइए. ठीक है सर. तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे. ओके सर, थैंक यू सर.